जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस का 80 ऐसे ऑब्जेक्ट प्रश्न लेके आए जो कि 21 फरवरी को होने वाले एग्जाम में आपको यहाँ पर डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को यहाँ पर शेयर जरूर कर दीजिएगा और यहाँ पर खुद से बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा बाबू। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किरण गमन करती है बाबू। प्रकाश की किरण किस रेखा में यहाँ पर गमन करती है बताइएगा। सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा या किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बाबू। तो प्रकाश की किरण हमेशा बाबू किस में गमन करती है, तो यहाँ पर सीधी रेखा में गमन करेगी। प्रकाश की जो हमारे किरणें हैं वो किस रेखा में गमन करेगी बाबू, तो यहाँ पर सीधी रेखा में गमन करेगी। किस रेखा में गमन करेगी, तो सीधी रेखा में। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा अवतल लेंस को कहा जाता बाबू अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस या अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस में क्या होता है बाबू कि एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकलती है और अधिक दिशाओं में यहाँ पर फैल जाती है। तो इस प्रकार के लेंस को यहाँ पर कहेंगे बाबू अपसारी लेंस। क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, अपसारी लेंस। इस प्रकार के लेंस को क्या कहेंगे, तो अपसारी लेंस कहेंगे बाबू। वहीं पर अभिसारी लेंस की किसको कहते, तो बाबू उत्तल लेंस को यहाँ पर कौन सा लेंस कहते, अभिसारी लेंस कहते। उत्तल लेंस को यहाँ पर अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। कोई भी लेंस है बाबू, मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो दो होती है। किसी भी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, दो। एक F1 होता है बाबू, एक F2 होता है। या तो आप F मान सकते हैं और F इनवर्स मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन लेंस में यहाँ पर दो फोकस होते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है बाबू, एंगल आई बराबर एंगल आर। यानी कि आई को आपतन कोण बोलते हैं बाबू। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन ए में दिख रहा है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन के दूसरे नियम से। किससे बाबू, दूसरे नियम से। दूसरे नियम, दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव का जो नेत्र होता है बाबू, कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र का कौन सा भाग है बाबू, तो उस भाग का नाम है रेटिना और दृष्टि पटल। क्या बाबू, रेटिना और यहाँ पर दृष्टि पटल। मानव नेत्र में दृष्टि पटल या रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जो हमारे छाया बनती है, प्रतिबिंब की जो आकृति बनती है बाबू, किसमें बनती है, रेटिना और या दृष्टि पटल पर बनती है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। आप देखेंगे कि रात में तारा है जो टिमटिमाता है, तो किसके कारण टिमटिमाता है, तो वो टिमटिमाता है अपवर्तन के कारण। क्या बाबू, अपवर्तन के कार्य सिद्धांत पर यहाँ पर टिमटिमाता है। इसको वायुमंडलीय अपवर्तन भी इसको बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन भी इसको कहा जाता है। अपवर्तन के सिद्धांत बोले या वायुमंडल अपवर्तन के सिद्धांत पर तारे का टिमटिमाता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आगे बढ़ेंगे, आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ मानव नेत्र के निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं बाबू। निकट जो होती है वो कितनी होती है, निकट जो हमारे होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु होती है बाबू वो अनंत तक होती है। वो क्या होती है, अनंत तक होती है। तो 25 सेंटीमीटर और अनंत कहाँ पर है बाबू, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है
निकट बिंदु होती है 25 सेंटीमीटर और अनंत बिंदु जो होती है यानी दूर बिंदु होती है जो अनंत तक होती है। यानी कहने का अर्थ हो गया कि किसी वस्तु को निकट स्पष्ट देखने के लिए कितना निकट रखना होगा, तो 25 सेंटीमीटर पूरे सटा दीजिएगा तो आपको उसको उस चीजों को आप स्पष्ट से नहीं देखते। कम मिनिमम जो निकट बिंदु होती है वो 25 सेंटीमीटर के रेंज में होती है और दूर बिंदु होती है जो अनंत की रेंज में होती है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ी है बाबू, तो वहां पर आकाश जो है बाबू वहां काला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आसमान में यहाँ पर परिकिरणन नहीं होता है। क्या होता है? परिकिरणन यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए किसी भी रंग का परिकिरणन नहीं हो पाता। इसलिए जो हमारा आकाश है चंद्रमा पर काला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बाबू? काला दिखाई देगा। लेकिन पृथ्वी पर क्या दिखाई देगा? नीला। पृथ्वी पर नीला दिखाई देगा, क्योंकि नीला का प्रकीर्णन हो जाता है। जिसका प्रकीर्णन हो जाएगा वहीं पर वो चीजें दिखाई देंगी। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का जो हमारा रंग है बाबू वो नीला क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण क्या हो जाएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो हमारा आकाश है वो नीला दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। और दोपहर में आप देखेंगे वो उजला उजला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसका भी रीजन सेम ही है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनने की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया? यानी कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बन जाता है। अब देखोगे सब्जी के छिलके वगैरह को आप थोड़ा देर ये रख दीजिए, वो कंपोस्ट बन जाएगा, यानी कि खाद बन जाएगा बाबू। क्या बन जाएगा? खाद। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ खाद बनने के साथ साथ क्या निकलता है बाबू? उष्मा। क्या निकलता है यहाँ पर? उष्मा। तो उष्मा किस में निकलता है? तो उष्मा छेपी में। उष्मा जिस जिस भी पदार्थ में उत्पाद बनने के साथ साथ यहाँ पर उष्मा रिलीज होगा बाबू, तो वो उष्मा छेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उष्मा छेपी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, Cu+H2 अभिक्रिया हुआ। Cu+H2O किस प्रकार की यहाँ पर अभिक्रिया है? यहाँ पर ध्यान से देखिए बाबू, Cu के साथ कौन है? अभी O है। लेकिन जब अभिक्रिया हुआ बाबू तो यहाँ पर O नहीं, यहाँ पर O नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन की हानि। ऑक्सीजन की क्या हुआ बाबू? हानि थी। ये कौन सा अभिक्रिया आ गया? ये वाला अभिक्रिया जो आया वो क्या आया? हमारा अपचयन आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन की हानि हुई बाबू, क्योंकि सीओ के साथ क्या था? हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया हुआ। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, H2 के साथ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर H2 के साथ क्या है बाबू? यहाँ पर H2 के साथ क्या? O आ गया। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की लाभ हुई। ऑक्सीजन की क्या हुई? लाभ हुई। तो यहाँ पर उपचयन अभिक्रिया हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? उपचयन अभिक्रिया हुआ। उपचयन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो जाए तो उस तरह के अभिक्रिया को कहते हैं बाबू रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ हो तो उसको रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं बाबू? रिडॉक्स रिएक्शन इसी को यहाँ पर कहा जाता है। इसी को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ऑप्शन डी वाला इसको बिल्कुल करेक्ट कर दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहे को जंग से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे को जिंक से बाबू, क्या जिंक से लेपित किया जाता है ताकि वो उसमें जंग ना लगे। तो इस प्रकार की क्रिया को कहेंगे बाबू, क्या कहेंगे? गैल्वेनीकरण। क्या कहेंगे? गैल्वेनीकरण कहेंगे। इसको क्या करेंगे? गैल्वेनीकरण कहेंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? गैल्वेनीकरण। 14 नंबर बताइएगा, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू? श्वसन एक किस प्रकार की अभिक्रिया? तो श्वसन में आप देखिएगा ऑक्सीजन हमें मिलती है। क्या मिलती है? ऑक्सीजन हमें मिलती है, इसलिए उपचयन। श्वसन एक क्या है? हमें उपचयन अभिक्रिया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा द्विबीय स्थापन है अभिक्रिया है? तो द्विबीय स्थापन में क्या होता है बाबू?
अपने आयनों का अदला बदली करेगा, अपने आयनों का क्या करेगा, अदला बदली। तो इसमें देखिए ये तो इसमें आयनों का अदला बदली हो नहीं रहा, ये संयोजन अभिक्रिया है। आप ध्यान से देखिएगा, तो ये दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहा है, ये भी संयोजन, ये भी संयोजन और ये भी संयोजन। तो ये तीनों के तीनों संयोजन, तो बचा ये भी बाबू, तो ये ही द्वितीय स्थापन अभिक्रिया क्या है, द्वितीय स्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि तीनों के तीनों क्या संयोजन है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, Ag के साथ NO है और Na के साथ क्या हमारा है, Cl है, लेकिन यहाँ पर आगे चलकर Ag के साथ Cl आ गया, Na के साथ NO3 आ गया, तो क्या हुआ, अपने आयनों का आदान प्रदान किया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहेंगे बाबू द्वितीय स्थापन अभिक्रिया। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में वृक्क की एक तंत्र है जो भाग संबंधित है। वृक्क, वृक्क का क्या काम है भानु, यानी कि किडनी बाबू, जिसको किडनी कहा जाता है। किडनी का क्या काम है, तो किडनी का काम है बाबू मल मूत्र को फिल्टर करके बाहर निकालना, यानी कि उत्सर्जन का काम है। क्या बाबू, उत्सर्जन का काम कौन सा करता है, तो वो वृक्क करता है, यानी कि किडनी करता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है बाबू क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल के कारण ही जो हमारा पत्ता होता है बाबू वो हरा होता है। जो हमारा पत्ता है वो हरा किस कारण से होता है, तो क्लोरोफिल के कारण से होता है। आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मत्स्य यानी कि मछली बाबू, मछली, मत्स्य मतलब मछली का मुख्य श्वसन अंग है। मछली का मुख्य श्वसन अंग है, कहने का अर्थ हो गया कि मछली कहाँ से सांस लेती है बाबू, तो मछली जो है हमें गिल्स से सांस लेती है। किससे लेती है बाबू, गिल्स से यहाँ पर सांस लेती है, गिल्स से। ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, जल्दी जल्दी से बताइएगा। जो हमारा में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, टीबी होता है, मधुमेह होता है, एनीमिया होता है, उच्च रक्तचाप होता है, कौन सा होता है। तो यहाँ पर बाबू रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो यहाँ पर इनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, तो इनीमिया रोग यहाँ पर हो जाता है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पादप, यहाँ पर बाबू पादप हो, पादप में जाइलम उत्तरदायी, यानी कि पादप में जो जाइलम का काम क्या है बाबू, तो जाई से याद रखिएगा जल, जाई से क्या याद रखिएगा, जल का वाहन करेगा। क्या करेगा बाबू, जल का वाहन करेगा। जाइलम का क्या काम है, जल का वाहन करना। उसी प्रकार से फ्लोएम बाबू, फ्लोएम का काम है यहाँ पर भोजन का वाहन करना, भोजन का वाहन करना। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, थॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है। थॉक्सिन, थॉक्सिन जो हार्मोन है बाबू उसका स्रावन कहाँ से होता है, तो थॉइरॉइड ग्रंथि से होता है। क्या होता है बाबू, थॉइरॉइड ग्रंथि से होता है। किससे होता है, थॉइरॉइड ग्रंथि से थॉक्सिन हार्मोन का यहाँ पर स्रावन होता है, यानी कि उत्सर्जन होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, कौन सा इसमें पादप हार्मोन है बाबू, तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो यहाँ पर ये तीनों का तीनों बाबू किसमें, मादा, मादा हार्मोन है। क्या बाबू, मादा हार्मोन है, यानी कि मनुष्य का हार्मोन है। क्या है, ये तीनों का तीनों बाबू मनुष्य का हार्मोन है, मनुष्य का हार्मोन है, मनुष्य का क्या बाबू हार्मोन है। लेकिन जो साइटोकाइनिन है बाबू, क्या हमारा जो साइटोकाइनिन है ये हमारा एक पादप हार्मोन है। ये क्या है, हमारा एक पादप हार्मोन है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। अब देखेंगे जो पत्ती है बाबू वो मुरझा जाता है, वो किस हार्मोन के कारण होता है, तो वो होता है बाबू एब्सिसिक अम्ल के कारण। क्या था, एब्सिसिक अम्ल के कारण ही जो हमारा पत्ती होता है वो मुरझा जाता है। अब देखेंगे पत्ती का मुरझाना, जितने भी पेड़ पौधे या मनुष्य में जितने भी गतिविधियां होती है उनके कारण है बाबू हार्मोन। बिना हार्मोन के यहाँ पर कोई भी चीजें यहाँ पर संभव नहीं है। पौधे फल का पकना भी हार्मोन का कारण होता है, फल का पक के गिरना भी हार्मोन का कारण होता है। उत्सर्जन करना, जितने भी हमारे मनुष्य में भी सेम है बाबू। कोई चीज हमारे शरीर में गतिविधि हो रहा, बढ़ना घटना, तो ये सभी का कारण क्या बाबू, हार्मोन ही होता है।
24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बाबू? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको डायबिटीज बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं बाबू? डायबिटीज बोलते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। और घेगा याद कर लीजिएगा, घेगा आयोडीन की कमी से होता है। क्या बाबू? आयोडीन की कमी से घेगा रोग हो जाता है। और विटामिन बी की कमी से, यहाँ पर विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है बाबू? बेरी बेरी हो जाता है। और एड्स की बीमारी आप सभी जानते हैं, लैंगिक लैंगिक जनन के कारण होता है बाबू। लैंगिक जनन के कारण यहाँ पर एड्स का रोग हो जाता है। कहीं से भी पूछ दे बाबू, अगर लैंगिक जनन के कारण कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पर एड्स कर दीजिएगा। विटामिन बी के कारण यहाँ पर बेरी बेरी होता है। और आयोडीन के कारण यहाँ पर घेगा रोग होता है। कोई भी चीजें पूछ सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा मादव जनन हार्मोन है? मादा जनन हार्मोन कौन सा है बाबू, बताइएगा। प्रोस्टोस्टेरोन यानी कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और यहाँ पर क्या है? एस्ट्रोडाइल। तो इनमें से सभी बाबू, तीनों का तीनों क्या हमारा बाबू यहाँ पर मादा जनन हार्मोन है। तीनों का तीनों क्या है बाबू यहाँ पर? मादा जनन हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कोई विलयन है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते थे, इसका पीएच संभव होता है। यानी कि कोई भी विलयन है, यहाँ पर कोई भी विलयन है, नीला लिटमस को लाल करेगा बाबू, तो उसको कहेंगे अम्ल। उसको क्या कहेंगे बाबू? अम्ल। अम्ल का जो हमारा पीएच मान होता है, वो 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है बाबू? कम होता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, यानी कि 7 से कम कोई भी, 7 से कम कोई भी चलेगा। तो यहाँ पर 5 है तो 5 मार देंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। जो शुद्ध जल का भी पीएच मान 7 होता है बाबू। शुद्ध जल का पीएच मान भी यहाँ पर क्या होता है बाबू? 7 होता है। आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हमारे शरीर में पीएच कितने पार्ट्स के बीच कार्य करते हैं? तो हमारे शरीर भी पीएच वैल्यू के कार्य करते हैं। वो हमारे बाबू 7.0 से 7.8 के बीच यहाँ पर कार्य करती है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सभी अम्लों में पाया जाता है, सभी अम्लों में बाबू पाया जाता है हाइड्रोजन। जितने भी हमारे अम्ल पाए जाते हैं, सभी में सभी हाइड्रोजन यहाँ पर पाए ही जाएंगे। बिना हाइड्रोजन के यहाँ पर अम्ल संभव नहीं है बाबू। अम्ल बिना हाइड्रोजन के अम्ल संभव नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है बाबू? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है जो कि खट्टे पदार्थ होते हैं, जो कि खट्टा पदार्थ में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि इमली में। इमली एक खट्टा पदार्थ है बाबू। बाकी का होता है, दही भी बाद में खट्टी होती है, लेकिन दही में बाबू लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर और सिरका में बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा, यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका टार्टरिक अम्ल जो पाया जाएगा बाबू, वो इमली में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? टार्टरिक अम्ल यहाँ पर इमली में पाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत। विद्युत बाबू ऐसे लिखाएगा, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बाबू? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, जिसका साइन इस प्रकार से होता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही जो मात्रक होता है बाबू, क्या होता है? ओम होता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत बल्ब के तंतु यानी कि फिलामेंट बाबू क्या होगा? फिलामेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिलामेंट। जो तंतु कहने का अर्थ होगा फिलामेंट, किस धातु का बना होता है? तो बाबू टंगस्टन का बना होता है। किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का यहाँ पर बना जाता है। पहले वाला बल्ब, एलईडी का बात नहीं कर रहा है बाबू। पहले आप देखेंगे लाल बल्ब, जो लाल बल्ब आता था शीशे वाले, उसमें एक फिलामेंट बना रहता था ऊपर, जिससे ग्लो करता था। तो उस कौन सा धातु से बना रहता था? तो वो हमारा बना रहता था बाबू यहाँ पर टंगस्टन धातु से। क्या बना रहता था? टंगस्टन धातु से। इसकी गलनांक यानी कि इसको ताप सहने की क्षमता बहुत अधिक होती थी, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता था। विद्युत हीटर में
कुंडली किस प्रयोग यानी किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर में बाबू नाइक्रोम वायर के यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम वायर का। टंगस्टन बाबू, यहाँ पर टंगस्टन भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर टंगस्टन नहीं, नाइक्रोम वायर होगा। क्या होगा बाबू? नाइक्रोम वायर होता है। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या था बाबू? जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या था? जूल होगा। आगे बढ़ेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है? 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। क्या आती है बाबू? हमारे घरों में जो करंट आती है वो बाबू एसी करंट आती है। क्या आती है? एसी करंट आती है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? यानी जो बॉक्साइड से कौन सा धातु निकाला जाता है बाबू? तो एल्यूमिनियम। बॉक्साइड से कौन सा धातु यहाँ पर निकाला जाएगा? तो उसको बोलेंगे एल्यूमिनियम। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट बाबू। शुद्ध सोना जो हमारा आता है 24 कैरेट होता है, लेकिन जो ज्वेलरी वाले यानी कि जेवर वाले जो होते हैं उसको 22 कैरेट से सूचित किया जाता है हमारा। लेकिन जो मेनली सोना होता है बाबू 24 कैरेट का होता है। और सोना बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, यानी कि सोना एक बहुत ही सॉफ्ट धातु है। उसको आप हाथ से मसलिएगा तो मसला जाएगा, लेकिन जेवर आपको उसको क्या करें? जेवर को हार्ड बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए उसमें 2 कैरेट को घटाया जाता है और उसमें कुछ मिलाकर उसको टाइट किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो किसे चाकू से काटा जा सकता है बाबू? लिथियम। किसको काटा जा सकता है? लिथियम। और एक और है बाबू सोडियम। क्या बाबू? एक और है सोडियम। सोडियम भी ऑप्शन में रहेगा तो उसको भी टिक कर दीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन सा अधातु पूछा बाबू? अधातु पूछेगा तो यहाँ पर ब्रोमीन कर दीजिएगा। लेकिन वही बाबू धातु पूछेगा, कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव द्रव अवस्था में रहता है? इसको मरकरी कर दीजिएगा। क्या बाबू? इसको पारा। क्या कर दीजिएगा? पारा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु? कौन सा ऐसा है बाबू कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो है बाबू के, जिसको बोलते हैं पोटेशियम। इसको क्या बोलते हैं बाबू? पोटेशियम। क्या बोलेंगे इसको? पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसा धातु है बाबू, सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सा था? पोटेशियम होता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हालांकि हमें 40 क्वेश्चन ही बनाने थे, 80 में से 40 क्वेश्चन ही आपको बनाने थे, लेकिन हम यहाँ पर 80 के 80 टोटल आपको करवाने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा एक लैंगिक पादप है? यानी कि एक लैंगिक मतलब एक पादप में एक ही लिंग पाए जाते हैं और दूसरे पादप में दूसरे लिंग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार को एक लैंगिक पादप बोलते हैं। ये बाबू पपीता। पपीता के एक लिंगिक पादप है, यानी कि एक ही पौधे में नर और मादा दोनों नहीं पाए जाते। चलिए आगे बढ़ेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ब्रायोफाइलम में कौन सी पादप में कौन से भाग से कायिक परिवर्धन किया जाता है? कायिक परिवर्तन कहने का अर्थ हो गया नए नए पौधे का जन्म किसके द्वारा किया जाता है? तो पत्तियों के द्वारा। कायिक परिवर्धन क्या हुआ महबूब? जैसे कि ये डाल है, यहाँ से कट करके यहाँ से इसको लगा दिए थे, एक नया पौधा बना लिया, एक नया पौधा यहाँ पर बना लिया। काट करके भी उसको लगाएगा, जैसे गुलाब का फूल हो गया बाबू, तना द्वारा उसका कायिक परिवर्धन किया जाता है। उसको काट के आप मिट्टी में लगा दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हुआ? एक नया पौधा का स्वरूप ले लेगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है बाबू? ईस्ट में होता है। ईस्ट में क्या इसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो मुकुलन द्वारा। पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में बाबू, पराग कोश में किस क्या होता है? पराग कोश में होता है परागकण। क्या होता है बाबू? परागकण। यही परागकण के कारण ही यहाँ पर मेनली जो निषेचन के लिए हमें चाहिए वो परागकण ही होता है बाबू। क्या होता है? परागकण।
45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फूल का कौन सा भाग फल में बदलेगा? तो फूल का सबसे अंतिम जो प्रक्रिया बाबू अंडाशय, अंडाशय बाद में जाके क्या बन जाएगा? फल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू? फल बन जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है? पुंकेसर बाबू नर नर जनन अंग का भाग है। क्या बाबू? नर जनन अंग का यहाँ पर भाग है। वही पर बोल देगा जयांग। जयांग बाबू स्त्री का है, और या बोल दे स्त्री केसर। स्त्री केसर, स्त्री केसर भी बोल देगा तो स्त्री का, और जयांग भी बोल देगा तो क्या कर दीजिएगा? स्त्री मार दीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पुरुषों में यौवन आराम के लक्षण क्या आने के बाबू? पुरुषों में जब बच्चे जवान होने लगते हैं तो क्या उसका लक्षण होता है? तो दाढ़ी मूछ का उगना, दाढ़ी वगैरह यदि अब मूछ आ रहा तो समझ लीजिए बच्चा जवान हो रहा। कंठ का फूटना, आवाज भारी होगा बाबू, कंठ क्या करेगा? फूट जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? मतलब लड़का जवान हो रहा है। मांसपेशियों को उभर आना, मांसपेशियों बढ़ने लगते हैं। तो ये सभी लक्षण है बाबू। ये इनमें से सभी जितने भी लक्षण है पुरुषों को यौन आरंभ के लक्षण है। जब बच्चे जवान होने लगते, बच्चे से जवान होने लगते, तो ये सभी अभिक्रिया यानी कि ये सभी प्रक्रिया होते हैं। तो समझ लीजिए कि कोई भी पुरुष है वो जवान हो रहा है। उसी प्रकार से बाबू 48 नंबर में देखिएगा, स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण क्या आनी बाबू? कोई स्त्री है जो जवान हो रही है, उसका कारण लक्षण क्या हो सकता है? तो उसका लक्षण हो सकता है बाबू स्तनों का वृद्धि। स्तनों का वृद्धि हो गया, निस्तपान का उदाहरण हो गया, रोज धर्म का प्रारंभ हो गया, यानी कि पीरियड वगैरह आने लगे और हमारा ब्रेस्ट वगैरह फूलने लगे। तो इस प्रकार की क्रिया को यहाँ पर बाबू स्त्रियों का यौन आराम करेंगे, यानी कि जो हमारी लड़की है बाबू वो जवान हो रही है। तो ये सभी लक्षण होते हैं। ये 3-4 लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि स्त्री जवान हो रही है। इसलिए इसका सही आंसर क्या है बाबू? इनमें से सभी। ये क्वेश्चन बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 बार पूछ चुका है बाबू, 2024 में और 2025 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसको याद कर लीजिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में निषेचन का फल स्वरूप बनता है। मनुष्य में निषेचन के बाद उसके बाद क्या बनता बाबू? तो उसके बाद बनता है जायगोट, जिसको बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? युग्मनज बोलते हैं, और इंग्लिश में जायगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? जायगोट बोलते हैं। इसको इंग्लिश में जायगोट बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? जायगोट, जायगोट बोलते हैं, और हिंदी में युग्मनज बोलते हैं। निषेचन के फल स्वरूप जो बनता है उसको हम क्या कहेंगे? युग्मनज बोलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शुक्राणु का निर्माण होता है बाबू। शुक्राणु का निर्माण किस में होगा? तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में बाबू, और ये वृषण किस में पाया जाता है? तो पुरुषों में पाया जाता है। क्या बाबू? पुरुषों में पाया जाता है। कितने पाए जाते हैं? 2। कितने पाए जाते हैं बाबू? 2 पाए जाते हैं। उसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। बिना शुक्राणु का जनन करना बिल्कुल असंभव है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मानव मादा में गर्भकाल की समय होती है कितने महीने बाबू? 9 महीने। दिन पूछेगा तो 270 दिन। 270 दिन ही गर्भकाल होते हैं। ऑप्शन ए। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा बाबू होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। क्या होगा? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट बाबू। शॉर्ट, यहाँ पर देखिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसी को लघु पतन बोलते हैं बाबू। किसके कारण होता है? तो जो हमारा प्रति विद्युत धारा का मान जो होता है वो अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ये बहुत बार पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन को, तो याद कर लीजिएगा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यानी कि एसी करंट का आवृत्ति जो है बाबू वो होता है 50 हर्ट्ज। आवृत्ति का ऐसा मात्रा का यदि पूछ ले तो हर्ट्ज कर दीजिएगा, HZ। इसको इस प्रकार से लिखते हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है बाबू, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो हमारा एसआई मात्रक होता है बाबू क्या होता है? तो टेस्ला होता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज बाबू माइकल फैराडे ने की थी। पूरा नाम माइकल फैराडे ने की थी। क्या बाबू? फैराडे ने की थी। पूरा नाम क्या है? माइकल फैराडे, ऑप्शन ए। कब की थी बाबू? ये भी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, कब की थी जल्दी से बताइएगा। फैराडे, माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय को खोज कब की? ये क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या कीजिएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा कि माइकल फैराडे ने चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है? कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है बाबू? पीतल। पीतल एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। क्या बाबू? नहीं है। यहाँ पर पूछा नहीं है, बाकी के बाकी सभी यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि चुंबक से चिपक जाते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चुंबकीय बल क्षेत्र की एसआई मात्रक। चुंबकीय बल के क्षेत्र के एसआई मात्रक होता है बाबू न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ऑप्शन डी वाला याद कर लीजिएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति मीटर यानी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। विद्युत मोटर क्या करता है बाबू? तो विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। ऑप्शन ए वाला देखिएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, उसी को क्या कहेंगे बाबू? उसको वो ये किसके कारण होता है? तो विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी का विभव होता है। पृथ्वी का विभव यहाँ पर शून्य होता है। पृथ्वी का जो विभव होता है बाबू वो क्या होता है? शून्य होता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है बाबू मीथेन। क्या होता है? मीथेन होता है, जिसको CH4 फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूला क्या है बाबू? CH4। 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है बाबू COOH। क्या? COOH। क्या हो जाएगा? COOH। जहां भी COOH आपको दिख जाए वहां पर क्या हो जाएगा बाबू? एसिड। एसिड जहां भी दिखेगा वहां पर मार दीजिएगा COOH। देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन। CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? तीनों का एक ही बार याद कर लेंगे बाबू। एल्केन में होता है बाबू CnH2n+2। एल्कीन का बाबू होता है CnH2n। और इसका होता है बाबू क्या होता है? इसका होता है CnH2n-2। क्या होता है बाबू? 2 होता है। तीनों का तीनों एक ही बार में याद कर लीजिएगा। ये वाला देखिए किस में मैच खा रहा था, और एल्केन में मैच खा रहा है। किस में खा रहा है? एल्केन में। 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO किसका है बाबू? एल्कोहल का है। CHO किसका है बाबू? एल्कोहल नहीं बाबू, एल्डिहाइड का, सॉरी, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या है बाबू? तो यहाँ पर CHO होता अल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है, और इसका CO होता है बाबू। इसका क्या होता है? CO। कीटोन का क्या होता है? CO। 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एथेनॉल क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल आ रहा बाबू, नॉल आ रहा मतलब क्या? एल्कोहल। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक कौन है? OH। क्या हो जाएगा? OH। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाता था? 23 जोड़ा। और कुल पूछेगा बाबू तो 46 कर दीजिएगा, यानी कि 46 यानी कि 23 × 2। जोड़ी मतलब 2 ही होता है, तो यहाँ पर 46। अगर कुल पूछेगा तो 46 यहाँ पर हो जाएगा। कुल पूछेगा तो 46। 67 नंबर क्वेश्चन देखेगा। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं बाबू? DNA कहा जाता है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? DNA। क्या कहा जाता है? DNA। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले या मलेरिया उत्पन्न करने वाले के दोनों का दोनों बाबू साफ जल में। उल्टा होता है बाबू क्या? साफ जल में ही डेंगू, जो स्थिर पानी रहता है, साफ रहता है, उसमें भी डेंगू
और मलेरिया, दोनों का दोनों क्वेश्चन का साफ जल ही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो आप सभी जानते बाबू, मटर। मटर का प्रयोग किए थे मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोगों के लिए। लोहे का परमाणु संख्या बता दीजिएगा। लोहे का परमाणु संख्या 23, 26, 25 या 24 बताइएगा। 26 होता है बाबू। क्या होता है? लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। 1 से 30 तक का परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा, परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा। उससे बाहर अभी तक नहीं पूछा है, उससे बाहर अभी तक बाबू नहीं पूछा है। और लोहे को बाबू कभी कभी फेरम पूछ लेगा, फेरम, एफी, फेरम या एफी पूछ लेगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि फेरम की परमाणु संख्या पूछ देगा तो 26 ही होगा बाबू, क्योंकि इसका लैटिन नाम फेरम होता है और एफी से डिनोट किया जाता है। इसको लोहा भी कहा जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को गड़बड़ाते हैं यहीं पर। 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हीलियम कैसा तत्व है बाबू? हीलियम एक अकेरिय गैस है। हीलियम क्या है बाबू? एक अकेरिय गैस है। 73 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में किसका सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन? हाइड्रोजन पूछा बाबू। हाइड्रोजन ग्रुप में सबसे अभिक्रियाशील धातु को बोलते हैं फ्लोरीन। क्या बोलते हैं बाबू? फ्लोरीन, जिसको एफ से सूचित किया जाता है, फ्लोरीन। यहाँ पर फ्लोरीन का सबसे अधिक क्रियाशील जो हमारा होता है वो फ्लोरीन हो जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पवनों का देश कहा जाता है बाबू। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पवनों का देश को कहा जाता है बाबू डेनमार्क। पवनों के देश को क्या कहा जाता है? डेनमार्क। 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस होती है बाबू। क्या होती है? बायोगैस होती है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सौर सेल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए यहाँ पर सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? कलपक्कम जो हमारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है बाबू, वो किस में है? तो तमिलनाडु में है, जिसको मद्रास भी कहा जाता है। मद्रास, चेन्नई, इसका जो राजधानी है बाबू तमिलनाडु का चेन्नई या मद्रास। तो कलपक्कम कहाँ बाबू? मद्रास में। 78 क्वेश्चन नंबर देखिएगा बाबू, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य जो हमारा उद्देश्य था चिपको आंदोलन, किसको बचाने के लिए? तो वृक्षों को बचाने के लिए, यानी कि पेड़ों को बचाने के लिए यहाँ पर चिपको आंदोलन किया गया था। 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पराबैंगनी किरण से मनुष्य को कौन सा रोग उत्पन्न होता है? पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है बाबू? त्वचा का कैंसर हो जाता है। क्या होता है? हमारा त्वचा का कैंसर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है बाबू 22 मार्च को। 23 को नहीं, 22 मार्च को। 1983 से मनाना शुरू किया था बाबू विश्व जल दिवस। क्या है बाबू? विश्व जल दिवस कब? 22 मार्च को। 22 मार्च को। 80 क्वेश्चन में आप ईमानदारी से बताइएगा कि कितना आंसर आप खुद से बना पाए। यदि बाबू आप 40 भी बना दे रहे हैं 80 में से तो बहुत ही अच्छा है बाबू। 40 बन जा रहा है तो बहुत ही अच्छा आपका तैयारी हो चुका है। यदि 40 भी नहीं बन पा रहा बाबू तो बहुत ही दिक्कत है। और लेकिन आज के वीडियो में कम से कम 80 में तो 60 क्वेश्चन आपको बन ही जाना चाहिए। 60 क्वेश्चन बन जाएंगे तो ही आपके एग्जाम में 40 के 40 क्वेश्चन वहां पर बन सकते हैं। तो इसी के साथ मिलेंगे बाबू नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए, तो जरूर कमेंट करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।